बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा रोज अपना लेक्चर चल रहा है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए, जो 12वीं क्लास का जो आपका लेक्चर था, हमने कल बाजार अर्थव्यवस्था को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश की थी कि आखिर में बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। और हमने ये भी देखा कि जिस प्रकार से हम अपनी बाजार समझते हैं, वो अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र के अंदर उस बाजार व्यवस्था का कुछ अलग मायना होता है, कुछ अलग प्रकार की होती है। और क्या थी, हमने उसके बारे में पढ़ा। और साथ में हमने ये भी देखा कि बाजार किन किन माध्यम से होता है, या फिर जो अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में जो आपका बाजार है उसका क्या अभिप्राय है। हमने उसको देखने की कोशिश की थी बच्चों। क्लियर है? और साथ में हमने ये भी देखा कि बाजार के अंदर अगर कोई आपकी वस्तु है, तो उस वस्तु का जो आपका रेट है या उसका मूल्य है वो किस प्रकार निर्धारित होता है। वो कहीं ना कहीं आपका क्रेता और विक्रेता के बीच का जो आपस में जो एक समन्वित रूप हमें देखने को मिलता है, उसी से क्या होता है, आपकी किसी वस्तु या सेवा का क्या होता है, आपका मूल्य फिक्स होता है बच्चों। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर हमारी बाजार के अंदर किसी वस्तु की या सेवा की मांग आपका बढ़ रही है, तो उसकी मांग बढ़ने के साथ उसकी से वस्तु और सेवा की जो आपकी कीमत होगी, उसकी कीमत में कहीं ना कहीं हमें वृद्धि देखने को मिलती है। और साथ में वृद्धि ये आपका दर्शाती है, ये हमें आपका इंडिकेट करती है कि उस वस्तु की मांग बाजार में हो रही है। यानी कि जो भी उत्पादन करता है, जो आपकी उस वस्तु को उत्पादन कर रहा है या जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है, उसको और अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें बाजार में उसकी मांग आपका बढ़ रही है। क्लियर हो गया? और अगर हम इन सब चीजों को ध्यान आपका दे पाते हैं, तो एक हम जो समन्वित रूप से बाजार अर्थव्यवस्था को अच्छे से आपका चला सकते हैं, आपका सुचारू रूप से। तो कल हमने बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, हमने ये इसे बहुत अच्छी तरह से आपका आपका देख लिया था बच्चों। अब इससे आगे, ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं आपका डिजिटल वर्ड। तो बच्चों, कल हमने जो बाजार अर्थव्यवस्था थी, हमने इसको बहुत अच्छे से देखा कल। और साथ में हमने ये भी ध्यान दिया कि आखिर में जिस बाजार व्यवस्था की हम बाजार की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार उसका क्या मायने हैं, क्या अर्थ हैं, हमने उसको बहुत अच्छे से देखा। और साथ में हमने ये भी देखा बच्चों कि जो आपकी वस्तु है, अगर कोई आपकी वस्तु है, उस वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित आपका हो रही है, हमने ये भी देखने की कोशिश करी। यानी कि जो आपके क्रेता और जो आपके विक्रेता हैं, जो उसकी सहमति होती है, उसके आधार पर भी क्या हो रही थी, जो आपकी वस्तु थी, कहीं ना कहीं उसका कीमत आपकी हमें आपका देखने के लिए मिल रही थी। तो कल इतना हम लोग बच्चों आपका देख चुके थे। अब इससे आगे की हम लोग आगे देखते हैं। और साथ में मैं आपको कहीं ये बता रहा था कि जो जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सारी कैसी होती हैं, वास्तव में वो आपका मिश्रित होती हैं। क्लियर हो गया? चाहे वो आपकी पूंजीवादी हो, चाहे आपके साम्यवादी हो, ये कहीं ना कहीं सारी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं आपकी मिश्रित होती हैं। और मैं आपको यहाँ से आपको बता चुका था, फिर भी हम अपनी क्लास यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है? देखिए, सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि बच्चों, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट्स जो भी आपके डिसीजन होगा, वो आपका कौन लेगा बच्चों? वो आपकी गवर्नमेंट लेगी। क्लियर हो गया? सरकार लेगी। तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। यानी कि जो भी आपके आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, जैसे कोई भी आपकी चाहे वस्तु बन रही हो, या कोई भी आपकी सेवा हो रही हो, या चाहे आप किसी प्रकार का जो भी काम हो रहा हो, वो कौन करेगा बच्चों? प्राय आपके बाजार ही आपका करेगा। क्लियर हो गया? अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा का निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। देखिए, कह रहा है कि जितने भी जो आपके आर्थिक काम हो रहे हैं, जो भी चाहे आपकी कोई वस्तु उत्पादित हो रही है, या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री कोई कितना बड़ा उत्पादन कर रही है, या फिर सेवा क्षेत्र आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, सर्विस है, उसके बारे में जो भी सबका निर्धारण होगा, इन निर्धारण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी बच्चों? सरकार की कितनी अधिक है, ये हमें देखना है। क्लियर हो गया कि आखिर में सरकार की जो निर्धारणता है वो कितनी है। जैसे हमने देखा था, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। यानी कि अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका में देखेंगे, तो अमेरिका के अंदर अगर कोई आपकी वस्तु अगर बन रही है, कोई आपकी सेवा है, तो उसका निर्धारण में सरकार की भूमिका कैसी है? न्यूनतम है। क्लियर हो गया? 20वीं 20वीं सदी
कि एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण चाइना है। यानी क्या कह रहा है कि अगर आप देखेंगे जो आपकी 20वीं सदी है और उस 20वीं सदी में एक बहुत लंबा समय ऐसा आपको देखने को मिला है जहां आपको सेंट्रलाइज जो आपके जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को आप बहुत निकट से पढ़ सकते हैं कि आखिर में जहां सरकार का बहुत ज्यादा है या फिर ये मान लीजिए जो आपकी योजना है उस पर सरकार का बहुत बड़ा आपका निर्भर रहा। और ऐसा एग्जाम्पल है आपका चीन। कौन है बच्चों ऐसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण? आपका चीन। क्लियर हो गया? यानी कि यूएस के अंदर जो है आपके बाजार में जो भी आर्थिक आपके क्रियाकलाप हो रहे हैं या फिर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं यूएस में, उसका निर्धारण में सरकार की भूमिका शून्य है, लगभग न्यूनतम है, यानी कि बहुत कम है, आप ऐसा मान सकते हैं। और वहीं अगर चाइना में देखें तो एक बहुत लंबा आपको दिखाई देगा। क्लियर है? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ बच्चों, तो आजाद होने के बाद तो जो भी आपके आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे थे उन क्रियाकलाप के नियोजन में यानी कि उनकी प्लानिंग में गवर्नमेंट की क्या रही थी? बहुत अच्छी आपकी भूमिका रही थी कि उस समय सरकार ने क्या करी? एक अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कि क्या हो गया, बहुत भूमिका निभाई। पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई। यानी कि अगर आप देखेंगे जो पिछले साल के जो आपके 2 दशक हैं यानी कि जो आपके पिछले 20 वर्ष हैं, उन 20 वर्षों के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी आपकी प्लानिंग है या फिर जो भी आपके निर्धारण आपका मान लीजिए उसमें कहीं ना कहीं क्या हुई है? बहुत हद तक आपकी क्या हुई है बच्चों? कमी हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपका निर्धारण का आपकी जो गवर्नमेंट की भूमिका है उसमें क्या आई है भारत के अंदर? उसमें थोड़ी कमी नजर आई है। हम इसको आपका देख चुके हैं बच्चों। इतना क्लियर हो गया? तो ये हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बाजार अर्थव्यवस्था क्या है और उसके एग्जाम्पल हमें आपको देखने के मिली है। चाहे चाइना में और यूएस में हमने ये देखा कि जो भी आपका निर्धारण होता है यूएस के अंदर सरकार का बहुत कम रोल होता है, वहीं चाइना के अंदर बहुत ज्यादा। और उसका कंपैरिजन हमने भारत से किया तो भारत में स्टार्टिंग में सरकार का रोल ज्यादा दिखाई दिया आर्थिक क्रियाकलापों में, और विगत 20 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ? उसमें आपकी कमी नजर आई। क्लियर हो गया बच्चों? इतना हम आपका देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ आया होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए आज जो हम लोग आपका देखने वाले हैं उसमें देखेंगे सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र कि आखिर जो आपके सकारात्मक और जो आदर्शक अर्थशास्त्र है वो क्या है। हम इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनके प्रिंसिपल हैं वो क्या है, इसको देखते हैं। क्लियर हो गया? आइए हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी किताब पे एक बार ध्यान दें कि ये आपका टॉपिक आपका चल रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना। और जो इससे अगला टॉपिक आएगा इसी के अंदर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्लियर हो गया? इसी में चलिए देखते हैं। यह पहले से ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेखित किया जा चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे जो आपका सकारात्मक बच्चों देखिए जो सकारात्मक और आदर्शक जो आपका अर्थशास्त्र है, जो इसका सिद्धांत जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है? आपका पहले से उल्लेखित है कि किसी अर्थव्यवस्था में की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं। ये कह रहा है कि अब तक तो हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था जितनी बच्चों हमने पढ़ रही थी उस अर्थव्यवस्था में हम क्या देख रहे थे? हमने उसकी समस्या देखी और किस रूप में उसकी योजनाबद्ध है, उनका क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से कर रहे हैं, हम ये भी देखी। और साथ में जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं उन अर्थव्यवस्थाओं की जो आपकी केंद्रीय समस्या है, जो आपकी केंद्र की क्या है बच्चों? समस्या है, उन समस्या को सुलझाने के लिए एक से अधिक क्या है? आपकी विधियां हैं। यानी कि एक से अधिक आपके ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम केंद्र की जो समस्या है उनको सुलझा सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये विभिन्न क्रिया विधियां सामान्यतः इन समस्याओं के लिए विभिन्न समाधान प्रस्तुत करती हैं। यानी कह रहे हैं कि जो आपकी अलग अलग जो आपकी क्रिया विधियां हैं ये क्या करती हैं? जो भी हमारी आपकी समस्या है उन समस्याओं के जो आपके निदान है वो बहुत प्रकार के, यानी कि जो आपके विभिन्न आपके निदान जो हैं आपके बताती हैं कि भिन्न
इनके आपके समाधान हो सकते हैं, इस प्रकार से समाधान हो सकते हैं। तो ऐसी विधियां हमारे सामने रखती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर आपकी जो मेन समस्या है, जो आपकी केंद्रीय समस्या है, उसको सुलझाने के लिए हमें क्या करती हैं, वो समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। और ऐसा नहीं केवल हमारे सामने एक ही समाधान दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे या ऑप्शनल हमें समाधान आपके दिखाती हैं या आपके प्रस्तुत करती हैं। क्लियर हो गया? जिसके कारण अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधान में अंतर हो सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि जितना भी अगर आप देखेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो उसके संसाधन है, जो उसके रिसोर्स हैं और जो उसके इन्वेस्टों में क्या देख सकते हैं, जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको अंतर दिखाई दे सकता है आपको। क्लियर हो गया? और उत्पादित वस्तु और तथा सेवा के अंतिम मिश्रण के विनिधान में विभिन्न अंतर हो सकता है। यानी कि जो भी आपकी वस्तु उत्पादित हो रही है बच्चों, और जो आपकी सेवा है, और जो अंतिम सेवा का मिश्रण है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, उनमें भी क्या हो सकता है आपका, दोनों में अंतर हो सकता है। यानी कि जो भी आपकी वस्तु है और जिस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी या जिस रूप में फाइनल रूप में हमें प्राप्त होगी, उसमें भी क्या हो सकता है बच्चों, में अंतर देखने के लिए मिल सकता है। हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। इस कारण यह समझना अत्यंत आवश्यक होगा। कह रहे कि ये जो कारण है और जो उसके कारण को क्या करेंगे हम, अत्यंत समझना आवश्यक है कि ये जो कारण बन रहा है ऐसे क्यों है, इसको समझना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग इसे देखते हैं कि क्या कारण है कि ऐसी चीजें आपकी हो रही हैं। इन वैकल्पिक जो क्रिया विधियों में से कौन सी क्रिया विधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यता अधिक अच्छी रहेगी। यानी कह रहा है कि जो भी हमें ऑप्शनल रूप में जो हमें आपके विधियां मिली हैं, या फिर जो हमें जो आपकी समस्या हैं, जो उनको सुलझाने के लिए हमारे सामने अलग प्रकार के वैकल्पिक रूप में जो आपके निदान रखे हैं, उनमें कौन सी ऐसी क्रिया विधि है जो आर्थिक दृष्टि से क्या हो सकती है, सामान्यतः बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी क्रिया विधि है जो क्या होगी, बहुत अधिक अच्छी होगी। क्लियर हो गया? हमें ध्यान देना है। अर्थशास्त्र में हम विभिन्न क्रिया विधियों का विश्लेषण करते हैं। यानी कि अगर आप देखें जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंदर जो बहुत सारी आपकी ऐसी क्रिया विधि हैं, उनका क्या करते हैं हम लोग, विश्लेषण करते हैं। कि हम ये देखते हैं कि कौन सी क्रिया विधि ऐसी है जो वो किसी और समस्या को, या जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर समस्या है, कौन से ज्यादा रूप में आपका सुलझा सकती है। तो ऐसी हम जो भी आपकी हमारी क्रिया विधि है, हम उनका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनको जांच परख करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों? तो ये सब हमें कहाँ मिलती हैं, ये जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था में जो समस्या उनको सुलझाने के लिए हमें ऑप्शन लगती हैं, ताकि क्या हो, समस्या का सही निदान हमें मिल सके। तथा इनमें से प्रत्येक क्रिया विधि के उपयोग से होने वाली संभावित परिमाणों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए ये कह रहा है जो भी आपकी क्रिया विधि है, जो उनका उपयोग होता है, और संभावित जो भी आपके जो उनके रिजल्ट होंगे, उनका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, आपके प्रयत्न करते हैं। यानी कि जो भी हम आपकी क्रिया विधि अपनाएंगे, जो भी विधि हम एक्सेप्ट करेंगे, उन विधि का उपयोग करने के जो भी आपके रिजल्ट आएंगे, फिर हम उन रिजल्ट का भी क्या करते हैं बच्चों, उनका विश्लेषण करने की क्या करते हैं हम लोग, आपकी कोशिश करते हैं, आपके प्रयत्न करते हैं। ठीक है बच्चों? हम इन क्रिया विधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे होने वाले परिमाण कितने अनुकूल होंगे। यानी कि जो भी हमारी क्रिया विधि हैं, उन क्रिया विधि का हम लोग क्या करते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने से हमें ये चीज आपकी कंफर्म हो जाती है कि उनके रिजल्ट जो आपका निकलेंगे वो अनुकूल यानी कि अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। देखिए बच्चों, आप ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि अगर हमने अपने किसी केंद्रीय समस्या को आपका सुलझाने के लिए हमने कोई अर्थव्यवस्था की जो आपकी क्रिया विधि है वो हमने ली है कि हम कौन सी ऐसी विधि अपनाएं जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या हो जाए बच्चों, दूर हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो हम आपका क्रिया विधि अपनाएंगे, उस क्रिया विधि का हम लोग क्या करेंगे, आपका विश्लेषण करेंगे, ये क्रिया विधि अच्छी है कि नहीं हुई। अगर हम उस क्रिया विधि को हम लोग यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, तो प्रयोग करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन में ये कोशिश करते हैं कि जो उसके रिजल्ट मिलेंगे क्या वो हमारे अनुसार
अनुकूल होंगे या फिर आपके प्रतिकूल होंगे, ये सब हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसके हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं आपको बता रहा हूं अब तक फिलहाल आपको समझ आ रहा हो बच्चों। तो हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, अब तक जो हमारे सकारात्मक तथा जो आदर्शक जो हमारी अर्थशास्त्र हैं उसके अंदर ऐसे आपके सिद्धांत या आपके विधि या आपके प्रिंसिपल बताए गए हैं जिनके माध्यम से जो हमारी कोर समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, उनको दूर कर सकता है। और जो भी हम समस्या अपनाएंगे, जो हमारी समस्या हैं उनको अपनाने, जो समस्या को दूर करने के लिए जो विधि अपनाएंगे, उन विधियों में उनके रिजल्ट आपके क्या होंगे, हम उनका भी अपने अच्छे से क्या करते हैं बच्चों, उनका विश्लेषण हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब इससे आगे देखते हैं। प्राय सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जाता है कि क्या हम किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्य का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है कि जो भी हमारी दो आपकी विधि मिलेंगी, एक हमें बच्चों कौन सी मिली आपकी, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, और दूसरा क्या है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो ये हम इन्हें जो इनकी आपकी क्रियाविधि है, क्या है आपकी क्रियाविधि, इनके अंदर जो होने वाले जो आपके कार्य हैं उनका पता लगाने का हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? अथवा उसका मूल्यांकन करने का सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न आर्थिक जो भी आपके विभिन्न क्रियाविधि किस प्रकार से कार्य करती है। यानी कि कुल मिलाकर अल्टीमेट हमें यह पता करना है कि अगर कोई आपकी सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण अगर हमें करना है, या फिर हम आप ये मान लीजिए जो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है वो किस प्रकार हो रहा है और उन क्रियाविधि में किस प्रकार कार्य करती है और उनमें क्या विभिन्नता है, ये हम लोग आपका देखते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? या उनका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। यानी कि आप समझिए, जो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है, इस विश्लेषण में हम क्या देखते हैं कि जो हम आपका विधि जो हम आपका प्रयोग कर रहे हैं वो विधि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। यानी कि जो उसके रिजल्ट होंगे हमारे लिए अनुकूल होंगे या प्रतिकूल होंगे। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो उसका रिजल्ट हो हमारे लिए प्रतिकूल है या नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए, जितना भी आप अगर ये विधियां देखेंगी तो ये विधियां कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को, जो हमारी कोर समस्या हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। क्लियर हो गया? देखिए, सकारात्मक तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के माध्यम से यह अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सकारात्मक ये कह रहा है कि जो भी आपके सकारात्मक और जो आदर्शक आपकी अर्थव्यवस्था है और मतलब आर्थिक विश्लेषण है, जो उनके माध्यम का जो अंतर है वो पूर्णतः क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। यानी कि जो आपके सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है और जो आपका आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है, उनके बीच में क्या अंतर है, उनके मध्य क्या अंतर है, ये क्या नहीं है बच्चों, स्पष्ट नहीं है। क्या नहीं है? स्पष्ट नहीं है। क्लियर हो गया? ये हमें आपको देखने को मिला। सकारात्मक तथा आदर्शक विषय केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित है। वे सकारात्मक और आदर्शक पहलू या प्रश्न है। कह रहा है कि जो भी आपकी केंद्रीय जो आपकी समस्या है बच्चों, उन समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें निहित होता है, मतलब उनमें छुपा होता है कि जो आदर्शक और जो आपका सकारात्मक पहलू है, यह भी क्या है, एक आपका प्रश्न है कि आखिर में जो आपकी समस्या है वो आदर्शक की है या सकारात्मक की। यह भी एक आपका पहलू है और ये क्या है, एक आपका प्रश्न है बच्चों। क्लियर हो गया? यानी कि जितनी भी हमारी समस्या है, हमें उन समस्या के अंदर आपका देखना होगा कि उस समस्या में सकारात्मक है या फिर आदर्शक पहलू के अंदर ही हमें पता लगता है कि इनमें कौन सा पहलू है या कौन सा प्रश्न है। क्लियर है बच्चों? जो एक दूसरे से अत्यंत निकटता से
संबंधित हैं, यानी कि जो क्या है, एक दूसरे पर बहुत कैसी हैं, निकटता में, यानी कि परस्पर मतलब बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है इनके अंदर, आप ऐसे बच्चों समझ सकते हैं। तथा इसमें से किसी एक की पूर्णतः उपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे को ठीक से समझ पाना संभव नहीं है। यानी कि जो भी हमें दो आपकी विधि दी है, सकारात्मक और आदर्शक, अगर हम इन दोनों को बीच को देखें या फिर एक दूसरे को, इन दूसरे को किसी की अगर हम मान लें कि एक पूर्णतः सही है या फिर एक को अलग कर दें कि शायद इस जो हमारी कौर में समस्या है वो सकारात्मक की हो सकती है या आदर्शक की हो सकती है, अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये समझ पाना जो संभव नहीं होगा। यानी कि भले ही हमें बच्चों कुल मिला के ये आपका रिजल्ट निकलता है कि जो आपका हमारी समस्या जो हमारी है आर्थिक व्यवस्था के अंदर कोर की समस्या जो है, इन समस्या के अंदर कुल मिलाकर हमें दो सिद्धांत हमारे अर्थशास्त्र में ऐसे उल्लेखित किए गए हैं कि उसके अंदर दो पहलू हमें बताने की कोशिश करी, जिसके माध्यम से क्या हो सके, हम जो हमारी कोर की समस्या हैं हम उनको समझ सकें, हम उनका मूल्यांकन आपका कर सकें। तो हमने जब इनको पढ़ा तो इनमें यही समझ आया कि हमें ऐसी क्रिया विधियों का प्रयोग करना है जिससे क्या हो बच्चों, हमारी समस्या का क्या हो सके, समाधान हो सके। क्लियर हो गया? चलिए, तो बच्चों आज हमने यही देखने की आपका अच्छे से कोशिश करी कि जो हमारे केंद्र की जो हमारा केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपकी समस्या है, उन समस्या को हम सकारात्मक और आदर्शक जो आपके हमें सिद्धांत मिले हैं या फिर जो हमारी क्रिया विधि हैं उनको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उन आपकी समस्याओं को, ये हमने जानने का आपका प्रयत्न किया। और साथ में हमने ये देखा जो सकारात्मक और आदर्शक जो आपकी हमें विश्लेषण जो आपकी क्रिया विधि मिली है, इनमें परस्पर आपस में क्या है, बहुत निकटतम आपका संबंध है और इनके बीच अंतर कर पाना क्या है, संभव नहीं है। और अगर हम एक दूसरे को परस्पर अलग रखें और अलग रखने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेंगे शायद वो पूर्णतः सही नहीं या पूर्णतः सही नहीं हो सकते। और साथ में ये भी हमने जानने की कोशिश करी बच्चों कि जो भी हमारे रिजल्ट निकलेंगे या फिर जो हमें ऐसी क्रिया विधि या जो हमें सिद्धांत मिलेंगे जो हमारी केंद्र की समस्याओं को दूर करेंगे, उन समस्या की जो हमारी क्रिया विधि है हम उनको चेक करेंगे या हम उनका अध्ययन करते हैं या उनका परीक्षण करते हैं कि वो हमारी जो केंद्र की समस्या है, कोर की समस्या थी अर्थव्यवस्था में, वो उसको दूर कर पा रही हैं क्या आपका नहीं कर पा रही हैं, या फिर कौन सी क्रिया विधि का जिसका हम आपका प्रयोग कर रहे हैं वो क्रिया विधि हमारी समस्या को दूर करने के लिए सही भी है कि नहीं है। तो आज केवल हमने यही देखने की कोशिश करी कि सकारात्मक और आदर्शक जो आपके दो सिद्धांत हैं वो क्या है। तो हमें सिंपल यही पता लगता है कि वो हमें अपनी कोर अर्थव्यवस्था के अंदर जो समस्या हैं उनको बहुत सारी ऐसी विधि उपलब्ध कराते हैं जिससे क्या कर सकते हैं, हम अपनी कोर की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। वो बहुत सारे हमें वैकल्पिक रूप देती हैं और साथ में इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, परस्पर अंतर नहीं है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको कठिन जो आपका टॉपिक है लगभग आपको समझ आया हो, और एक बार मैं फिर कल जब आपको पढ़ाऊंगा तो दोबारा इसका एक संक्षिप्त में आपका रिवीजन कराऊंगा। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।